हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड्स, साइंस का मॉक टेस्ट नंबर 4 है। इसके पहले आपके 3 मॉक टेस्ट और हो चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे और फ़ायदा आपको मिलेगा। यहाँ पे एनटीपीसी लेवल 6 और लेवल 6 से लेकर लेवल 2 तक का अभी आपका सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है। उसके भी पेपर का सोल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएगा। प्लस ग्रुप डी का जो आपका मैथ का पेपर हुआ था, उसके भी मैथ का सोल्यूशन वाला प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम आपका 4 अक्टूबर 2018 को जो लेवल 1 का मतलब होता है ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए साइंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है, हम थ्रू द पॉइंट बात करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले आप अपने दिमाग में रखिए, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है और ग्रुप डी में इतना कोई आपका आईआईटी और नीट का पेपर नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आप अपना दिमाग में लगाओगे तो भी आप आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे इजीली। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि, जो भी ध्वनि है उसको आप क्या कह सकते हो। जो भी उत्पन्न ध्वनि है वो तरंग दैर्ध्य तो हो नहीं सकता, आयाम आपका हो नहीं सकता, या तो आपका टोन होगा या तो आपका पिच होगा। पिच आपका क्या होता है, जैसे दो लोग हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों की पिच अलग अलग होती है, लेकिन दोनों की आवाज़ क्या होती है, एक ही आवृत्ति नहीं होती है, दोनों की आवृत्ति अलग अलग होती है। लेकिन जो भी वो भाषा बोलते हैं, जो भी अपना लैंग्वेज में बात करते हैं, उन सब की एक पर्टिकुलर आवृत्ति पे बात करते हैं। लड़का एक अलग पे, लड़की एक अलग पे। अगर लड़का लड़की दोनों एक साथ बोल रहे हैं तो आप दोनों की पिच से ही डिफरेंस कर लेते हो कि ये लड़के की आवाज़ है, ये लड़की की आवाज़ है। और यहाँ दिया है एक एकल आवृत्ति, मतलब एक फिक्स आवृत्ति पे जो भी आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है उसको आप स्वर कहोगे। वही आपका स्वर है। जैसे हम बोल रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारी एक क्या है, फिक्स एकल आवृत्ति है, इसके द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न हो रहा है जिसको आप सुन पा रहे हो। तो ये यही होता है टोन, जिसको स्वर या तान कहा जाता है। अब वही बात कर लेते हैं, दो और टर्म है आपके, तरंग दैर्ध्य और आयाम क्या होते हैं। अगर कोई भी आपकी तरंग है, ठीक है, तरंग है, अगर ये आगे की ओर बढ़ रही है तो इसके शीर्ष, मतलब टॉप से दोनों टॉप के बीच की दूरी होती है, यही इसकी होती है तरंग दैर्ध्य, जिसको बोला जाता है वेवलेंथ, लैम्डा से दिखाया जाता है। या तो सबसे बॉटम जो नीचे वाला शीर्ष होता है, उसके बीच की दूरी क्या होती है, दो आयाम के। और आयाम क्या होता है, आयाम को इंग्लिश में कहा जाता है एम्पलीट्यूड। ठीक, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, कोई भी तरंग है, ये कोई तरंग है, मान लो ये वोल्टेज तरंग है, तो यहाँ तक इसका क्या है, पॉजिटिव कितना है 50 वोल्ट, और नेगेटिव में कितना जा रहा है -50। अगर आपको पूछेगा इसका पॉजिटिव आयाम कितना है, तो ये कितना हो गया वीएम, इसका कितना हो जाएगा मैक्सिमम 50 वोल्ट। तो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड। इसी तरह से नीचे वाला एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा -50 वोल्ट। तो ये आपका आयाम हो गया, टोन आप समझ में आ गया, पिच हो गया, तरंग दैर्ध्य भी आपका हो गया। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से आ गया। बायोलॉजी में देखिए, आपको शब्दों से भी खेलता है रेलवे। शुक्राणु और युग्मनक युग्मक के संयोजन से कौन सी प्रक्रिया युग्मज युग्मज नामक एक संरचना का निर्माण में परिणामित होती है। तो यहाँ पे पहला विखंडन है, तो प्रक्रिया है, और ये फलन। फलन को ही क्या कहते हैं, निषेचन। देखिए, जब आप प्रजनन होता है, प्रजनन में आपका शुक्राणु और अंडाणु मिलके क्या बनाते हैं, एक युग्मक बनाते हैं। युग्मक फिर इसके बाद निषेचन के द्वारा युग्मनज युग्मनज आपका क्या है, नाम भी थोड़ा अजीब टाइप का है, मज, आखिरी में ज आ रहा है। ये कौन सा क्रिया होता है, निषेचन। इसी को क्या कहा जाता है, फलन। कई नाम होते हैं, तो पर्यायवाची का भी यहाँ पे रेलवे उपयोग करता है। ठीक, तो पेपर को टफ बनाने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका आ गया, ये फिजिक्स से है। भाई देखो, बायोलॉजी मेरी उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जितना भी आपके एग्जाम में आता है, जितना मुझे आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि इसका आंसर ये होगा। बाकी आप बायोलॉजी के लिए अलग से पूरा पढ़ सकते हो। देखिए, मेरा बैकग्राउंड है मैथ, तो मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री दो, ये तीनों काफ़ी स्ट्रांग है। बाकी बायो में हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो जहाँ तक होता है वो हम आपको समझा रहे हैं, ताकि यहाँ से क्वेश्चन को हम छोड़े नहीं। एक बार अगर आप पढ़ भी लेते हो तो क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा। अब यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, इतना आप समझदार हो। एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो सामान उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करिए। देखिए, एक कोई पोर्टर है, ठीक है, वो जमीन से सामान उठाया है, जमीन से सामान उठा के अपने ऊपर रख लिया है। अब जो भी कार्य किया है, वो ऊपर जब सामान रख लिया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दो ऊर्जा होती है। एक तो होती क्या, गतिज ऊर्जा, हाफ
mv²। और दूसरी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, mgh। ऊर्जा कभी भी सिर्फ परिवर्तित करती है अपना रूप, ना ऊर्जा को क्रिएट किया जा सकता है, नहीं खत्म किया जा सकता है। तो अब ये कौन सी जब रख लिया गया है अपने सर पे, तो टोटल जो ऊर्जा है वो किस में हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, m इंटू जी इंटू एच, इतने जूल की। m का मान यहाँ पे कितना दिया है, 12 kg, और ज़मीन से ऊंचाई उसकी कितनी दे रखी है, 1.5, लेकिन g का मान आपको दे रखा है 10 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, 15। 12 में 15 का गुणा करोगे कितना आएगा आपका, 180। पॉइंट लगा है तो पॉइंट जीरो से खत्म हो जाएगा, तो 180 जूल आपका टोटल क्या है, कार्य। तो कितना कार्य किया गया है, 180 जूल। ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। तो पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करो। सबसे पहले आपको दिखेगा गति का संरक्षण, ये होता है संवेग संरक्षण, पीवी बराबर एमवी। ये तो होगा नहीं। डाल्टन ने एक और दिया था, देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है काफ़ी, रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन के माध्यम से डाल्टन ने कहा था, अगर कोई भी एक तत्व है उसका जो सबसे छोटा भाग क्या होता है, तत्व का सबसे छोटा भाग क्या है, परमाणु है। इन्होंने ही नाम दिया था, इन्होंने भी कहा था ये सबसे छोटा तत्व क्या है, परमाणु। अब परमाणु को फर्दर मतलब आगे इसको ज़्यादा विखंडित नहीं किया जा सकता है, अब इसको और भागों में आप बांट नहीं सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने रासायनिक संयोजन के आधार पे, रासायनिक संयोजन का जो सिद्धांत था उसी के आधार पे इन्होंने नियत अनुपात और द्रव्यमान संरक्षण दोनों की क्या की थी, व्याख्या की थी। तो व्याख्या इन्होंने की थी द्रव्यमान संरक्षण और नियत अनुपात, ये किसी और का नियम था लेकिन उसको पर्टिकुलर इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और वो आपसे पूछा डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था, तो इनका सिद्धांत जो था वो आपका रासायनिक संयोजन पे आधारित था। तो रासायनिक संयोजन पे आधारित था। ये काफ़ी डीप से क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना था। इसके बाद अगला फिर आपका बायोलॉजी आ गया। डैश समूह में पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। कौन सा पौधा होता है जिसे शैवाल कहा जाता है, ये होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा ये आपके नमी वाले स्थान पे पौधों में पाए जाते हैं, जो नमी वाले स्थान पे पौधे पाए जाते हैं वहाँ पे ये पाए जाएंगे। थैलोफाइटा आपका क्या हो गया, ये सामान्यतः पौधों का शैवाल कहा जाता है। बायोफाइटा जो आपकी काई होती है, काई जमी होती है, उसको बायोफाइटा कहता है। टेरोफाइटा में क्या होता है, इस वाले जो पेड़ होते हैं इसमें फल, फूल और बीज नहीं होते हैं, फूल और बीज नहीं होते हैं। और ये है जिम्नोस्पर्म, इसमें फूल तो नहीं होगा लेकिन इसमें क्या होगा, बीज होता है। इस पौधों में फूल नहीं लेते हैं लेकिन इसमें बीज होता है। टेरोफाइटा में ना कोई फूल होगा ना ही बीज होगा। बायोफाइटा आपकी क्या होती है, काई। और पौधों का शैवाल किसे कहते हैं, थैलोफाइटा को। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद चलता है अगले क्वेश्चन पे। चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन के तैयार करने में करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखिए, आपको यहाँ पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट, चूना आप सबको पता है, चूना का चीनी और नमक में कोई काम होता है, नहीं होता है। या तो ग्लूकोज होगा चीनी में, और लवण मतलब NaCl, सोडियम और ग्लूकोज। कैल्शियम, यहाँ भी कैल्शियम आ गया, ये तो हो नहीं सकता। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये नाम दिया है, ये हो सकता है। और सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट तो हो ही नहीं सकता। तो 3 ऑप्शन आप पहले ही एलिमिनेट कर चुके हो, बचा हुआ एक ऑप्शन। तो इसमें सोडियम भी है, ग्लूकोज का भी अंश है। तो यही क्या हो गया, चीनी लवण का रासायनिक नाम। लवण का मतलब क्या है, जो आपका नमक होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। तो थोड़ा आपको दिमाग का भी यूज करना है, ग्रुप डी का क्वेश्चन उतना टफ नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो जो परमाणु बल हैं उसके सिद्धांत की खोज इन्होंने, देखिए जो हुआका है, हुआका ने कहा था परमाणुओं के अंदर क्या है, एक नाभिक है, दो नाभिक, दोनों नाभिक के अंदर भी क्या होते हैं, बल। जो नाभिक है, दो नाभिकों के बीच का जो बल है, ये नाभिकीय बल को डिफाइन किसने किया था, हुआका ने। ये है हुआका, और इनका पूरा नाम क्या है, हिडेकी हुआका। हिडेकी हुआका ने ही परमाणु बल, परमाणुओं के अंदर जो नाभिक होते हैं, स्पेशली बात किया जाए यहाँ दिया है परमाणु बल, लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो परमाणु के अंदर जो नाभिक होते हैं, नाभिक के बल की व्याख्या इन्होंने की थी, हुआका ने। और वहीं बात करें जे टॉमसन, इन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को देखिए हटा दिया था रेलवे ने, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसी प्रक्रिया द्वारा कोई गैस ठोस में परिवर्तित होता है। कोई गैस है, गैस आपको किस में करना है? ठोस में। गैस को आपको सॉलिड में करना है। तो गैस को सॉलिड में करने को क्या कहा जाता है? डिपोजिशन। डिपोजिशन, इसको कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण। आप इंग्लिश में एक बार नाम देख सकते, हिंदी वाला, बाकी इंग्लिश वाला सही है। ये होता है डिपोजिशन, इसी को कहा जाता है गैस से सीधे सॉलिड में। तो संघनन न होके यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था इसको, डिपोजिशन, तो आपका राइट हो जाता। वही बात करें ऊर्ध्वापातन, आप सबको पता है कपूर डायरेक्ट जलाते हो ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट होता है? गैस में। तो गैस से ठोस में। हिमकरण, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रिज के अंदर आप रखते हो पानी, जम जाता है बर्फ। पानी क्या होता है? लिक्विड। बर्फ मत होता है ठोस। तो लिक्विड से ठोस। वही वाष्पीकरण, आप सबको पता है, पानी गर्म करते हो, लिक्विड से सीधे किस में चला जाता है? गैस में। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? देखिए कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। तो आपके द्वारा, जैसे आपके पास बल है लेकिन आप घर का कोई कार्य नहीं कर रहे हो, कोई मतलब कि एक भी कुछ इधर उधर भी नहीं जा रहे हो, तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? जीरो। तो कार्य निकालने के लिए विस्थापन का होना जरूरी है। आपके पास बल है लेकिन आप, जैसे बाल्टी भर पानी है, ठीक, आपके पास बल है बाल्टी पानी उठाने के लिए, लेकिन आप इसको उठा के कहीं नहीं ले जा रहे हो, तो आपके द्वारा किया गया कार्य कितना है? जीरो। लेकिन जैसे ही बाल्टी को उठाओगे, ठीक, और कुछ दूर पे ले जाते हो, 10 मीटर पे ले जाते हो, तो आपके द्वारा जो बल लगाया गया था, बल लगा के यहाँ तक ले गए हो, तो आपके द्वारा एक पर्टिकुलर कार्य किया गया है, ये होता है। तो यहाँ पे बल कितना है? 10 न्यूटन का लगाया गया था, और विस्थापन कितना किया गया है? 5 मीटर। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही क्या कहा जाता है? जूल। तो 50 जूल। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यूनिट यहाँ पे दिया है न्यूटन। न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट होती है? बल की। यहाँ पे पूछा है कार्य, कार्य का इकाई क्या होता है? जूल। तो जूल यहाँ पे 2 में दिया है, एक में दिया है प्लस, एक में दिया है निगेटिव। यहाँ कोई भी निगेटिव वाली बात नहीं की गई है, तो जो भी आपका आंसर आएगा पॉजिटिव में, ऑप्शन थर्ड आपका 50 जूल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बायोलॉजी से है, और यहाँ पे पूछा है, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, यह सत्य नहीं है मतलब कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। काफ़ी बार आप जल्दीबाजी में ये नहीं देखते हो पूछ वो क्या रहा है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को एक बार ये देख लीजिए, वो पूछ क्या रहा है, कौन सा सत्य है या कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पूछा है सत्य नहीं है। पहला दिया है, मानव आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 115 से 120 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, ये सही है। जो रक्त होता है शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है, बिल्कुल सही है। रक्त कम दबाव पर उसमें झटके से और तेजी से बह सकता है। कम दबाव पे नहीं, रक्त हमेशा हाई दबाव पे रहता है। जो आपका ब्लड होता है वो हमेशा हाई प्रेशर पे फ्लो होता है। तो ये पूछा है सत्य नहीं है, तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा? ये वाला स्टेटमेंट आपका सत्य नहीं है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। बिना रक्त के आपकी जीवन नहीं चल सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र। तो फेरस सल्फेट तो क्या हो गया? FeSO4, लेकिन जो उसका क्रिस्टल होता है उसमें 7 भाग क्या होता है? पानी होता है। तो यहाँ पे FeSO4 4 H2O है, 6 H2O है, ये तो टेट्रा है, ये है पेंटा, और बाकी ये क्या है आपका? FeSO4 7 H2O। FeSO4 इंटू 7 H2O। फेरस सल्फेट का अगर आप यूज बोलें तो एनीमिया में, आपके ब्लड में एनीमिया और रक्तस्राव दोनों के लिए है। और वहीं हम इसको कृषि में भी यूज करते हैं, मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए, और पानी के शुद्धिकरण में भी हम करते हैं फेरस सल्फेट का उपयोग। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका एसआई यूनिट से आया है, इसको साफ करते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है? देखिए पहला है, किसकी एसआई यूनिट? ओम है। ओम आपका एसआई यूनिट किसका पूछा है? ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होगा। रजिस्टेंस, प्रतिरोध, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। विद्युत धारा क्या होती है? एम्पियर। विभवांतर, ये होती है वोल्टेज। विद्युत आवेश, क्यू, इसका होता है कुलम, कितने कुलम का आवेश है, ठीक। रे, और वहीं पूछ लेता है करंट क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है?
रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, समय के साथ चार्ज की परिवर्तन दर ही क्या होती है, विद्युत धारा उस परिपथ में। और ओम्स लॉ आप सबको पता होगा, V बराबर क्या होता है, IR। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जब हम किसी दो चीज को एक किसी लिक्विड या पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने पे क्या होता है, कुछ जो तत्व होते हैं वो आपके पानी में घुल जाते हैं, और जो बचा हुआ तत्व क्या है, वो पानी में घुलनशील नहीं होता है, तो इसको हम पृथक कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड है, तो सल्फेट आपका पानी में नहीं घुलता है और बेरिलियम भी आपका पानी में नहीं घुलेगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड क्या होता है, लवण होता है, ये आपका पानी में घुलनशील हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड आपका घुल जाएगा पानी में, और आपका बेरियम सल्फेट क्या होता है, पानी में घुलनशील नहीं होता है। इसी को कहते हैं अवक्षेपण। तो सोडियम सल्फेट और क्या है भाई, बेरियम क्लोराइड को मिला के हम बेरियम सल्फेट उससे प्राप्त कर लेते हैं, और अवक्षेपण विधि इसी को कहा जाता है। पानी में जैसे ही डालेंगे तो उसका क्लोराइड और इसका सोडियम दोनों पानी में घुलनशील हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और बेरियम सल्फेट आपको अलग से मिल जाएगा। इसी को कहा जाता है अवक्षेपण। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि देखिए, असंतृप्त हाइड्रोजन है, उत्प्रेरक आपको पूछा है। हाइड्रोकार्बन का उत्प्रेरक आप सबको पता है निकिल होता है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ खेल किया है। निकिल दिया है, निकिल दिया है, निकिल दिया है, 3 जगह दिया है, एक जगह दे दिया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन में उत्प्रेरक हाइड्रोजन तो यूज करेंगे नहीं। कैडमियम की रॉड आप पड़ती है नाभिकीय रिएक्टर में, ये भी आपका यूज नहीं होता है। बचा पैलेडियम जो है आपका, ये इसको हम हाइड्रोकार्बन के उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं। उत्प्रेरक का बेसिकली कार्य क्या होता है, ये आपकी ऊर्जा को घटा देगा और रिएक्शन रेट को आपको बढ़ा देता है, रिएक्शन रेट को ये इंक्रीज कर देगा, यही होता है इसका काम। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कार का वेग आपको दे रखा है, 5 सेकेंड में 18 किमी पर आवर से 36 किमी पर आवर तक समान रूप से बढ़ता है। कार का आपको त्वरण यहाँ पे ज्ञात करना है। अच्छा, आप लोग को गति का तीनों नियम पता है कि नहीं। v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी। दूसरा होता है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड होता है आपका s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सब तो आपको पता ही होगा। तो एक बार गति के नियम भी आप देख के जाइएगा, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए गति के नियम से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो हमको पता होता है a बराबर क्या होता है, dv अपान dt। एक बार आपको गति के नियम से ही बता देते हैं। देखिए, पहला नियम क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, v होती है, इस u क्या होता है आपका प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, 18 किमी पर आवर, यहीं पर रखते हैं 18। और फिर अंतिम वेग क्या है इसका, 36 किमी पर आवर, तो ये हो जाएगा 36 किमी पर आवर। आपको क्या निकालना है, त्वरण। त्वरण को दिखाते हैं ए का मतलब इंग्लिश में त्वरण को कहा जाता है एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन का ए लिया गया है। टी से टाइम सबको पता है। समय आपको कितना दे रखा है आपका, 5 सेकेंड। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये किस में है आपका, किमी पर आवर। ये किस में है, किमी पर आवर। आपको पूछा है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में सबसे इंपॉर्टेंट है, या इसको आप लिखो किमी पर आवर, इसको भी लिखो किमी पर आवर। इसके बाद हमको यूनिट चेंज करना पड़ेगा, किमी पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तभी हम 5 सेकंड से वहाँ पे भाग देंगे। तो 36 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 18 किमी पर आवर। और इसको हम कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा। तो अब ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड बराबर कितना है, a इंटू 5 सेकेंड। ठीक, जब तक आप यूनिट बराबर नहीं करोगे तब तक आप डिवाइड मत करना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। 18 से 18 कटा, अब इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 इधर भी है 5 इधर भी है, काट दोगे। ए का मान कितना आ गया आपका, ये सेकेंड कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन 2 देखोगे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। सेकेंड स्क्वायर कहाँ है, नीचे। अगर ऑप्शन 4 में देखोगे मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया है,
मीटर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओगे तो S-2 हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पूछा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी इकाई यूनिट है। शक्ति आप सबको पता है, हार्स पावर, इंजन का हार्स पावर कितना होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। बचा है दाब। दाब हमने आपको बताया है एक फिक्स एरिया में, एक निश्चित डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक, तो F/A ही क्या हो जाता है, आपका प्रेशर। तो F कितना है, न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का भी क्या होता है मीटर, चौड़ाई का भी क्या होता है यूनिट मीटर। दोनों का गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका हो गया, दाब का हो गया। अभी हमने आपको कार्य का क्या बताया है, बल गुणे विस्थापन, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर, या तो इसी को कहा जाता है जूल। और वहीं पे बल है, बल का क्या है न्यूटन, और इसको F बराबर क्या लिखते हैं, M/A। ये भी फार्मूला आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका ये गूगली है, जैसे चहल गूगली मारता है उसी तरह से रेलवे ने आपको मारा है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश करके न लगा हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है, चाल में उसके कोई परिवर्तन नहीं होगा जब इस पर कोई क्या नहीं लगेगा। चाल में परिवर्तन कब कब नहीं होगा, चाल में परिवर्तन तभी नहीं होगा जब तक इस पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं। अगर 50 किमी पर आवर की गति से कोई चीज़ दौड़ रही है, उसको हमको 60 किमी पर आवर से दौड़ाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स का मान बढ़ाना पड़ेगा। तो जब तक कोई फोर्स उस पर हम नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या होगा, सतत चाल से गति करता रहेगा। तो ऑप्शन 3 क्या है आपका, राइट हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं अगले। विद्युत चालक का प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोधकता क्या होती है, रजिस्टिविटी। कोई भी दो टाइप के आपके मटेरियल हैं, दोनों की रजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। और वहीं पूछेगा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या होता है, आर से दिखाया जाता है, ये होता है ρL/A। यहाँ पे आपको दिया है पार अनुभाग का क्षेत्रफल पे आपका रजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध दिया होता तो ये क्षेत्रफल पे डिपेंड करता, प्लस लंबाई पे भी आपका डिपेंड करता, क्षेत्रफल लंबाई दोनों पे डिपेंड करता, प्लस सामग्री पे उसकी रजिस्टिविटी पे भी ये डिपेंड करता। अगर आपको प्रतिरोध पूछता, विद्युत चालक का प्रतिरोध, सिर्फ आपको यहाँ तक पूछता प्रतिरोध किस पर निर्भर करती है, तो वो ऑप्शन 2 होता दिए गए सभी विकल्प में। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा क्या है, प्रतिरोधकता। इसको इंग्लिश में कहा जाता है रजिस्टिविटी। जैसे एक कॉपर का वायर है और एक एल्युमिनियम का वायर है, सेम लेंथ का, लेंथ उसकी सेम है और दोनों का एरिया भी क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये पदार्थ की सामग्री पे डिपेंड करता है कि आपने कॉपर लिया है कि एल्युमिनियम लिया है, ठीक। तो यही है आपका प्रतिरोधकता, इसे कहा जाता है इंग्लिश में रजिस्टिविटी। ये आपके पदार्थ के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, कौन सी मटेरियल है, और आपका जो प्रतिरोध होता है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, प्लस लंबाई पे डिपेंड करेगा, और आपके क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करेगा। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पे भाई रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है, फिर भी हम वीडियो आपके लिए बना रहे हैं ज़बरदस्ती करके, तो आप प्लीज़ रिस्पांस अच्छा दीजिए वीडियो पे, तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।